गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। मुझे पता है काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ आपके पास नहीं आ रही थी, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी उस समय सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे पास मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी अब ढंग से नहीं आते थे उस समय। तो मैंने उस समय तो अपना यूट्यूब बिल्कुल क्विट कर दिया था, बट मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोर्सफुली कहा कि नहीं, तुम वीडियोज़ बनाओ, बनाओ, बनाओ। तो मैंने अब दोबारा से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। मुझे अब लगता है कि आप मुझे अब सपोर्ट करेंगे और मैं आपके पास अच्छे से अच्छी वीडियो और लगातार हमेशा आपके पास लाती रहूँगी। एक ना एक दिन छोड़ के आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी अब। तो आज की वीडियो में मेरे भाई को अपने साथ हेलो लेकर जी। आई हुई, मेरा ब्रदर है। क्योंकि आज आपने की देखा होगा वीडियो मेरे को, जब मैं उस कौन सी वीडियो पे आया था, वो कौन सी जहाँ पे मैंने वो नंबर बताया था कॉलिंग नंबर। वांटेड नंबर्स में ये आया था, उस समय छोटा था, अब ये बड़ा हो चुका है। गाइस पूरे 1 साल बड़ा हूँ मैं, 1 अब तो साल। चुप होगा, और मैं अपनी एज नहीं अब बताऊँगा। तो चुप होगा। आप बताना कितनी होगी तो एज? आज की वीडियो इतनी ज़्यादा खौफ़नाक है कि मुझे अपने भाई तक को लाना पड़ा इस वीडियो में। मुझे जब ये वीडियो मतलब ये जब स्टोरी मैंने सुनी थी ना, गाइस मैं ये डर जाऊँगा स्टोरी बहुत ज़्यादा, मुझे तभी जब मैं पहले बनाती थी ना, तो उसी टाइम ये मुझे वीडियो मेल पर बहुत मतलब ज़्यादा डर जाऊँगा स्टोरी मैं। मेल पर आई थी और तब ये मैंने किसी पढ़ी ने थी। भेजी थी ना? हाँ, किसी ने भेजी थी, तब ये मैंने पढ़ी थी। बट आज मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊँगी। और काफ़ी टाइम हो गया इस स्टोरी को, तो बट मैं आज आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा खौफ़नाक है कि मैं खुद भी डर गई थी इस स्टोरी को सुनते-सुनते। अंदर की मेरी जो खौफ़नाक है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ये खौफ़नाक है कि मेरे दिल भी सिकुड़ गया था उस समय इस चीज़ को सुनते। और इतनी खतरनाक ये तेज कहानी है ना, इतनी तेज तरार कहानी है। तो इस स्टोरी को आज आपको मैं सुनाती हूँ और इस स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि ना, जो मुझे ये जिसने स्टोरी भेजी थी ना, तो उसका नाम है श्रुति। तो श्रुति के भाई की बीवी है, उसकी भाभी की कहानी है ये। तो अब ये कहानी मैं शुरुआत से करती हूँ, कैसे-कैसे उसके साथ ये कहानी हुई थी। तो राजस्थान के एक छोटे से जिले में एक सिमरन नाम की लड़की रहती थी और एक गाँव टाइप था और ये कहानी ना 20s की है। तो जो सिमरन थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक सुंदर लड़की थी और पढ़ने-लिखने में तो वो वैसे ही बहुत आगे थी। जो उसके घर वाले थे, उसके घर वाले भी वेल सेटल्ड लोग थे। जो उसके फादर थे, वो खेती-बाड़ी में काम करते थे और जो उसकी मदर थी, वो एक हाउसवाइफ थी और उसका एक छोटा भाई भी था। तो जो सिमरन थी ना, तो उस समय की क्या था कि ना, शादी ना उस समय लड़कियों की ना जल्दी कर देते थे। बट जो सिमरन थी, उसके फादर और उसकी मदर ने उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी लड़की अच्छे से पढ़े-लिखे। तो उसने अच्छे से अपने पढ़ाई करी, सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, वो अब उसकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। जितना उसको पढ़ना था सिमरन ने उतना उसने पढ़ाई कर ली थी। अब क्या आता है कि ना, अब उसकी एज हो जाती है 27। अब 27 में, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ना, गाँव में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे। बाल बट विवाह। हाँ, छोटे मन में ही कर देते हैं। बट सिमरन अब 27 की हो गई थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। और अब उसके घर वालों को चिंता सताती थी कि हमारी लड़की की शादी नहीं हुई है और हमारे बाद उस लड़की का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि पहले के टाइम पे ना, लोगों की मेंटालिटी यही थी कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं और ये वो फिर समाज ऐसी बातें बनाएगा ये। तो बट उसमें ना, वहाँ पे गाँव में उसके लिए एक अफ़वाह फैली हुई थी। अफ़वाह भी कह सकते हैं या फिर एक सच्चाई भी कह सकते हैं कि ना, जो सिमरन थी उसके ऊपर एक ऊपरी साया की शक्ति थी। मतलब वहाँ पे क्या कहा जाता था कि ना, सिमरन ना, जब कोई फेस्टिवल वहाँ पे आने वाला होता था, दिवाली या फिर होली, कोई भी वहाँ पे जब फेस्टिवल आने वाला होता था ना, तो उससे पहले ना, जो सिमरन को घर के अंदर बाँधा जाता था और बाद में उसकी कोई पूजा वहाँ पे होती थी। पूजा होने के बाद तभी वो फेस्टिवल्स को मना पाती थी, वरना वो उस कमरे में ही बंद रहती थी। और बंद रहने के कारण क्यों था? क्योंकि वो पागल सी हो जाती थी, अपने बाल नोचती थी, अपना सर दीवारों पे मारती थी, बिल्कुल खूनम-खून हो जाती थी और अजीब-अजीब से शब्द वो उस समय ना बड़बड़ाती थी। मतलब अजीब-अजीब सा कुछ बातें वो बोलती थी। तो ये उसके साथ तभी होता था जब कोई त्योहार आने वाला होता था, जैसे कोई दिवाली या होली, कोई बड़े-बड़े फेस्टिवल्स जब आने वाले होते थे। तो ये बात सारे गाँव को पता था। ये एक अफ़वाह की तरह फैल गई थी या सच्चाई की तरह, ये सिर्फ़ उन्हीं घर वालों को पता था।
बट जब उनके घर वालों से ये बात पूछी गई थी तो ये बात सच थी कि सिमरन के साथ ऐसी चीजें होती हैं। तभी सिमरन का कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा था। जो भी रिश्ता सिमरन के लिए आने वाला होता था, वो सारे ही मना हो जाते थे। वो सारे लड़के वाले मना कर देते थे कि हम सिमरन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्योंकि सिमरन के साथ ऐसी चीजें हो रही थी तो कोई भी लड़के वाले नहीं मानेंगे कि ये सब कराओ, कि कुछ भी करो इसे ठीक कराओ, तो कोई नहीं मान रहा था। तो क्या सिमरन 28 इयर्स की हो गई थी, तो उसके बर्थडे के जब वो 28 इयर्स की हो गई थी ना, उसी के मतलब 1 महीने बाद उसके लिए एक रिश्ता आता है, वो भी आता है दिल्ली से। रहती वो राजस्थान में थी पर रिश्ता आता है उसका दिल्ली से। और दिल्ली से जिस लड़के का उसके लिए रिश्ता आता है ना, वो एक डॉक्टर होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी क्या कौन सा डॉक्टर था, क्या करता था? ये मेंशन उन्होंने नहीं करा है ड्यू टू सम प्राइवेसी। उन्होंने ये चीज मेंशन नहीं करी कि वो कौन से डॉक्टर थे, बट हाँ, जो सिमरन के हस्बैंड थे वो एक डॉक्टर थे और जो उसके फादर इन लॉ थे और उसके मदर इन लॉ थी वो भी एक डॉक्टर रह चुके थे। तो वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो गांव के जो लोग थे उनके लिए कुछ रिश्तेदार जो राजस्थान में रहते थे, तो वो उन लड़कों वालों को बताते हैं कि जो सिमरन के साथ ऐसा ऐसी चीजें हैं। बट वो लड़के वाले उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे और वो इन बातों पे नहीं मानना चाहते थे। वो सीधा मना करते थे कि इन चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस चीजों को नहीं मानेंगे। तो लड़के वाले जो लड़की वाले होते हैं ना, जो सिमरन के पेरेंट्स होते हैं, वो भी उनको ये चीज समझाते हैं कि आप हमारी लड़की से रिश्ता तो कर रहे हो बट हमारी लड़की के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसके ऊपर कुछ ऊपरी साया का कुछ है। बट वो लड़के वाला नहीं मानता, वो उनसे शादी करना चाहता था वो लड़का, क्योंकि सिमरन खूबसूरत ही इतनी थी, वो सुंदर ही इतनी थी कि वो उसको देख के पूरा आकर्षित हो गया, वो उससे शादी करना चाहता था। तो सारी उनकी रजामंदी होती है, वो कहते हैं कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार है। उन दोनों की शादी होती है। उस लड़के की अतुल नाम था, उस लड़के का डॉक्टर का नाम अतुल था और जो उसकी वाइफ थी वो सिमरन बन चुकी थी। तो सिमरन शादी करके राजस्थान से सीधा दिल्ली आ जाती है अपने पति के साथ रहने। तो वो हंसी खुशी अपने पति के साथ रहती है और बहुत हैप्पीली फैमिली थी उनकी, जिसमें से उनका एक ही बेटा था अतुल और अतुल की बहन थी श्रुति, जिन्होंने हमें ये कहानी बताई है। और जो अतुल था उसकी बीवी थी अब सिमरन। तो ये सारे एक साथ आराम से रहते थे। जो श्रुति थी वो छोटी थी, उस समय कॉलेज में थी, तो इसलिए कॉलेज छोटे होते हैं लोग। तो शादी तो नहीं हुई थी ना उसकी, तो छोटी तो थी वो। तो छोटी थी वो, घर में थी। तो क्या होता है कि अब होली का टाइम आने वाला था और आपको पता है कि मजा आता होली फेस्टिवल में पे, तो। हाँ, फेस्टिवल्स पे जो सिमरन थी अब उसके साथ क्या होता था। तो होली आने वाली होती है और होली के कुछ दिनों पहले से ही अब जो सिमरन थी ना उसके साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम क्या आता है कि ना, जो श्रुति होती है ना वो अपने कॉलेज में होती है और जो उसकी मदर होती है वो घर में अपने नीचे ना अपने ग्राउंड फ्लोर पे कपड़े धो रही होती है। उनका जो सेकंड फ्लोर था, मतलब सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता था, जैसे हमारे यहाँ तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर होते हैं, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें ऐसे नीचे में एक बार बरांडा हो गया, बरांडे के यहाँ पे 2 कमरे और फिर यहाँ साइड में सीढ़ी जा रही है, ऊपर 2 कमरे, ऐसे था उस समय। तो क्या था, ऊपर के साइड पे रहती थी सिमरन अपने पति के साथ और जो नीचे का साइड था उसमें एक साइड में श्रुति रहती थी और दूसरे साइड में उसके वो सास ससुर रहते थे। तो जो उसकी सास थी ना, नीचे के में कपड़े धो रही थी और जो सिमरन थी वो ऊपर अपने सफाई कर रही थी, होली आने वाली थी। और जो श्रुति थी वो अपने वहां रहती कॉलेज में थी सुबह के टाइम पे। और जो सिमरन का जो पति था अतुल, वो अपने क्लिनिक में चला गया था। क्लिनिक उसके घर से बहुत पास में था, तो वो सुबह या शाम आ जाया करता था खाना वाना खाने के लिए। सुबह और दिन आ जाया करता था, सुबह तो वो घर में ही होता था, दिन में आ जाता था। तो अब क्या होता है कि जो सिमरन होती है वो ऊपर तो काम कर रही होती है, उसकी जो सास होती है वो नीचे कपड़े धो रही होती है। तो तभी ना जो उसकी सास होती है ना, उसको ना नीचे से कुछ आवाज, ऊपर से कुछ आवाजें आती है सिमरन के कमरे में से, कुछ मर्दाना आवाज उसे आती है। मतलब कोई ऐसा लगता है कोई आदमी ऊपर कुछ बोल रहा है। मतलब वो ये सोचती है कि घर में तो कोई अतुल तो है नहीं, ना मेरे पति हैं, तो ऊपर से आवाज कैसे आ सकती है, कोई मर्दाना आवाज कैसे आ सकती है। तो वो दोबारा ना ऊपर सिमरन को आवाज लगाती है, सिमरन सिमरन, बट सिमरन सुनती नहीं है उनकी बात। सिमरन उस बात का कोई रिएक्ट नहीं करती है। सिमरन तो घर में थी। सिमरन ऊपर वाले कमरे थी, सफाई कर रही थी। तो जब उसकी सास नीचे से उसे आवाज लगाती है ना, तो सिमरन कोई भी बात का जवाब नहीं देती है।
और उसको तब भी बार-बार से सोई उस होगी सिमरन? हाँ? सिमरन सोई? नहीं, बार-बार उसको वही जो मर्दाना आवाज़ थी वो आ ही जा रही थी। तो वो सोचती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, चेक करके आती हूँ कि ऊपर ऐसा हो क्या रहा है? तो जब वो ऊपर जब जाती है ना, तो उसी की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ऊपर क्यों गई? मैं जब वो ऊपर जाती है, तो जब वो कमरा खोलती है ना सिमरन का, वो देख के वहाँ पे शॉक हो जाती है कि अपनी लाइफ में वो रिग्रेट करेगी इस बात का, पछतावा करेगी कि वो उस दिन सिमरन के कमरे में क्यों गई। जब वो ऊपर जाती है उसके कमरे में, तो वो देखती है कि जो सिमरन थी, वो अपना जो सर था, वो दीवार के साइड ज़ोर-ज़ोर से मार के फोड़े जा रही थी और उसके यहाँ पे से खून निकल रहा था उसके मुँह पे से। और वो जैसे ही जब सिमरन को आवाज़ लगाती है ना, "सिमरन!" तो जब जैसे तो वो मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी, जब वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, अपनी सास की तरफ मुड़ती है, वो कुछ अपने मुँह से मर्दाना आवाज़ में कुछ बोलती है और उसी टाइम में वो आके अपनी जो सास होती है, उसको इतनी ज़ोर से धक्का देती है, जिससे वो पूरी सीढ़ियाँ लुढ़कते-लुढ़कते नीचे गिर जाती है और उसकी सास का पीछे से सर फट जाता है। और तभी वो सीढ़ियों से आराम से आती है और उसके साइड में बैठ जाती है और बैठने के बाद ज़ोर-ज़ोर से उसी आदमी की आवाज़ में बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसती है और जो उसकी सास थी वो दर्द में इतना थी कि वो बेहोश हो चुकी थी। उसी के ही बेकार। मतलब 30 मिनट बाद उसी के ही 30 मिनट बाद उसकी बेटी श्रुति घर आती है और घर आने पे जो उसके जो फादर थे वो भी घर आते हैं क्लिनिक पे, दोनों बाप बेटे बैठा करते थे वहां पे। तो उसके जो फादर थे वो आ जाते हैं घर में और उसी टाइम में श्रुति आती है। कोइंसिडेंट था कि वो दोनों एक साथ ही घर में आ रहे थे। तो वो जैसे ही वो दोनों घर में आते हैं, तो वो अपनी माँ को देख के और वो अपनी बीवी को देख के इतना ज्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं कि कैसे उनकी माँ, श्रुति की मदर, वो कैसे ज़मीन पे पड़ी हुई है, सीढ़ियों से नीचे पे एकदम ज़मीन पे पड़ी हुई है और उनके सर से इतना खून बह चुका था कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना खून उनका बह चुका था, तो वो एकदम वो चौक्का होके वो समझ नहीं पाते क्या हो। तो तभी श्रुति सिमरन को आवाज़ लगाती है और सिमरन ऊपर वाले कमरे से नीचे भागती हुई आती है और जब उससे पूछा जाता है वो चीज़, तो वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो उसके माता जो पिता क्यों काम गया था? सिमरन ने ही करा था। हाँ, ये बात उन्होंने सही मुझसे पूछी कि जो आप अब इस मेरे भाई ने मुझसे ये बात पूछी कि सिमरन के तो माथे से खून आ रहा था। वही। तो अब वो उसको देख के क्या उसको नहीं दिख रहा? बट उसके माथे पे कोई चोट थी ही नहीं। जो उसकी सास ने जब ऊपर जाके सिमरन को जब देखा था, जब वो अपना सर फोड़ रही थी, तब उसको उसके माथे से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। बट जब उसकी श्रुति ने उसकी नंद ने जब उसको देखा तो उसके माथे पे कोई चोट नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी और वो अपनी नंद को ये बोलती है कि मैं तो ऊपर सफाई कर रही थी, मुझे सासू माँ की बिल्कुल मैं भी बता रहा है आवाज वो कुछ वो नहीं था जो बेच नहीं लेते हैं उसका। वो नहीं। अब आगे ट्विस्ट है कहानी में। तो क्या होता है, तो वो फटाफट उन्होंने अपनी सास को लेकर फटाफट हॉस्पिटल में मैं भागते पर हैं। उसी पापा क्लिनिक में उस पापा डॉक्टर क्लिनिक था ना, वो क्लिनिक छोटा था, जैसे हम लोग जाते हैं ना पास में दवाइयाँ लेने के लिए, छोटे-छोटे क्लिनिक खुले होते हैं, वैसा क्लिनिक था वो। तो वो फटाफट अपने ना मदर इन लॉ को लेते हैं, वो अपनी मदर को लेती हैं, वो अपनी पत्नी को लेके फटाफट हॉस्पिटल भागते हैं और जो हॉस्पिटल वाले जब उसकी मदर को देखते हैं तो वो कहते हैं इनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, हमें फटाफट इलाज करना पड़ेगा वरना ये बच नहीं पाएँगी। तो फटाफट वो अतुल को फ़ोन करते हैं उसके फादर और अतुल वहाँ पे आता है, उसी टाइम ही थोड़ी देर में अतुल वहाँ पे आ जाता है और अतुल बेचारा इतना रो रहा था अपनी माँ को देख के कि उसको देखकर ही किसी को भी रोना आ जाए उस समय, कि वो अपनी माँ को देख के इतना ज़्यादा रो रहा था उस समय। तो वो बिल्कुल भी सिमरन से नहीं पूछ पाता इस बारे में कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था और तुझे पता क्यों नहीं चला कि मेरी माँ पूरी सीढ़ियों से नीचे गिर गई, तो क्योंकि दूसरे तो कह गिरने रहा की था तो आवाज़ आती है। तो तुझे क्यों नहीं आई आवाज़? पर वो उस समय नहीं पूछ गिराया पाता। उसने तो। बट खुदा के उस कहर से उसकी माँ बच जाती है और बट वो किसी बात करने की उसमें नहीं थी। मतलब वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उनका खून इतना बह चुका था, पट्टियाँ थी, वो चल रही थी दवाइयाँ, वो पूरे नशे में होती हैं दवाइयों के, तो इसलिए उनसे कुछ भी डॉक्टर पूछने के लिए अभी मना कर देता है। वो कहता है कि अभी ये स्टेबल नहीं है आपको जवाब देने के लिए क्योंकि चोट कहाँ आई है, सर में आई है, तो इसलिए अभी ये कैपेबल नहीं है। तो जो अतुल होती है, उसकी जो बीवी होती है, वो घर चले जाते हैं क्योंकि अतुल के फादर बोलते हैं मैं रुक जाऊँगा हॉस्पिटल, तुम सब अपने घर चले जाओ। तो जो अतुल, उसकी वाइफ और जो उसकी बहन होती है श्रुति, वो तीनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद
जो अतुल होता है वो सिमरन से पूछता है कि तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ था? तो वो जो बात उसने श्रुति को बताई थी, वो सारी बात वो उसको ही बताती है कि मुझे नहीं पता चला, मैं ऊपर के कमरे में थी, मुझे कोई आवाज़ नीचे नहीं आई। पर अतुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। अतुल अतुल ना पहले ही जो सिमरन थी उसके घरवालों को फ़ोन कर चुका था कि ऐसा-ऐसा यहाँ हुआ है। तो उसके घरवाले बोलते हैं कि हमें पता था कि जो हमारी बेटी है उसके ऊपर कोई ऊपरी जिन का साया है, तो मैं आपको मना कर रही थी, मैं आपको बोल ही रही थी। तो वो उस चीज़ में ना मना कर देता है, वो कहता है मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, प्लीज़ आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तो जो सिमरन के घरवाले होते हैं वो कहते हैं कि मतलब हमें सिमरन को दे दो, हम इलाज करवा लेंगे गाँव में, उसका ऊपरी साया का जो पंडित है उससे इलाज करवा के दोबारा उसको भेज देंगे। बट यहाँ पे अतुल मना कर देता है और अतुल की यही सबसे बड़ी गलती होती है। अतुल को ये नहीं पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे वो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं पाएगा जो उसके साथ अब होने वाला है। वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा हम नहीं भेजेंगे। वो भेजने से उसको साफ इनकार कर देता है और उसके घरवाले फिर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि अब सिमरन उनके उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अगर उनको लेके भी जाना है सिमरन को तो सिमरन के घरवालों से पूछना पड़ेगा उनको। बट यहाँ पे अतुल मना कर देता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी सिमरन को नहीं भेजूँगा। यहाँ ये बात खत्म हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बिल्कुल जो सिमरन थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। बिल्कुल उसकी ठीक मम्मी चलने हो के गई सही? वो हॉस्पिटल में ही है अभी। अभी भी हॉस्पिटल में हाँ, ही है? क्योंकि उनके सर पे इतनी चोट लग गई थी उनको नहीं डिस्चार्ज किया था। कुछ दिन बीत जाते हैं, होली का समय आ जाता है, जिस दिन होली थी। अब क्या आता है होली वाले दिन अतुल सुबह-सुबह अपने क्लिनिक चला जाता है, क्योंकि अतुल को अपने क्लिनिक में कुछ काम था, उसके पास एक पेशेंट आया हुआ था जिसके लिए उसको जाना था। और जो श्रुति थी और जो सिमरन थी वो दोनों घर में थी। जो श्रुति थी वो अपने नीचे वाले कमरे में थी, जिसको थोड़ी देर के बाद अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जाना था। तो श्रुति चुपचाप आराम से आती है सिमरन के पास ऊपर कमरे में और सिमरन को बोलती है कि भाभी मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त आ गए, मुझे होली खेलने जाना है। सिमरन उसको खुशी-खुशी बोलती है कि ठीक है, श्रुति तुम जाओ। श्रुति चली जाती। तो अब सिमरन क्या करती है, अब उसके घर में कोई नहीं होता और उसके ससुर जी और सिमरन ही उस घर में थे। तो सिमरन क्या करती है, अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है और चुपचाप अपने अंदर का कुंडी लगा लेती है और अपने आप को बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर देती है और अपने बेड पे लेट जाती है बस। अब क्या होता है थोड़ी देर बाद अतुल घर आ जाता है क्योंकि उस दिन क्या था होली थी और छुट्टी थी सारी जगह तो अतुल घर आ जाता है क्योंकि अतुल को सुबह ही काम था। अब जैसे ही अतुल घर आता है तो वो अपने ऊपर वाले कमरे में सिमरन के पास जाता है और उसका गेट खड़खड़ाता है और वो गेट नहीं खोलती। वो बार-बार सिमरन, सिमरन, सिमरन करता रहता है बट वो गेट नहीं खोलती है। तो वो जैसे उस गेट को खोलती है ना जैसे वो उस गेट को खोलता है अतुल, तो वो देखता है कि पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और अजीब-सी गंदी-सी बदबू आ रही है जैसे कोई मांस अंदर सड़ रहा हो, गंदी बदबू मांस की बदबू अंदर से आ रही थी और सिमरन कुछ मर्दाना आवाज़ में उसको बोल रही थी, "इस कमरे से चले जाओ वरना तुम नहीं बचोगे।" वो ऐसी बात उसको बोलती है बट अतुल कहता है कि तुम्हें क्या हो गया सिमरन? तो उसकी ना पीठ थी उस समय उस साइड पे जो जब वो बेड पे लेटी थी ना तो उसको बिल्कुल पीठ दिख रही थी उसकी। और वो जैसे-ऐसे सिमरन के पास जाता है और सिमरन को सीधा करता है तो सिमरन के नाक से उसका मुँह बिल्कुल ऐसे खून निकल रहा था, उसके यहाँ के साइड में पूरा कट लगा हुआ था और उसके शरीर पे कट के निशान थे बिल्कुल और वो उसको ज़ोर-ज़ोर से हँस के दिखा रही थी और वो अतुल का ऐसे हाथ पकड़ लेती है और हाथ उसका छोड़ नहीं रही थी। वो चिल्लाता है, "सिमरन मेरा हाथ छोड़ो, सिमरन मेरा हाथ छोड़ो।" तब भी उसके जो फादर थे नीचे, वो उसकी आवाज़ सुन लेते और फटाफट ऊपर भागते हुए आते हैं सिमरन के कमरे में। वो अतुल को भी पकड़ लेते हैं उसको छुड़वाने के लिए बट सिमरन इतनी मतलब सिमरन बिल्कुल पतली-सी लड़की थी और उसमें मतलब ताकत उस समय ऐसी लग रही थी कि कितने बड़े विशालकाय इंसान की ताकत हो उसके अंदर क्योंकि उसने जोर से पकड़ ही अतुल को ऐसे रखा था कि वो छोड़ ही नहीं रही थी। वो जैसे-तैसे दोनों छुड़वाते हैं एक-दूसरे को, छुड़वाने के बाद वो फटाफट उस गेट को दोबारा बंद कर देते हैं और सिमरन को अंदर बंद कर देते हैं। उसके फादर उसको बोलते हैं अतुल के फादर उसको बोलते हैं, "तुम फटाफट सिमरन के माँ-बाप को कॉल लगाओ, जल्दी करो।" तो वो कॉल लगाते हैं फटाफट उसके माँ-बाप कॉल लगाते हैं, वो सारी बात उनको बताते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप बस हम शाम तक आपके यहाँ पहुँच जाएँगे। वो
आते हैं वो जैसे-तैसे करके माँ-बाप शाम तक उनके पास पहुँच जाते हैं और उसके माँ-बाप के साथ-साथ एक पंडित, एक पुजारी भी उनके साथ आया हुआ था और वो कहता है कि कहाँ है सिमरन? तो वो बताते हैं सिमरन ऊपर वाले कमरे में है। तो जो पंडित होता है ना वो कहता है अब जो यहाँ होने वाला है, अब इस चीज़ को अपने ज़हन में मत डालना क्योंकि अगर तुमने डाल दिया तो तुम इस ज़हन से कभी भी निकाल नहीं पाओगे इस चीज़ को। तो वो पंडित बोलता है, अब मैं जो ऊपर जिन लोगों को लेके जाऊँगा उसमें से अतुल, अतुल के फादर और सिमरन के फादर वहाँ पे होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऊपर जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे में से अब जो सुबह के समय जो माँस की बदबू आ रही थी ना, अब वो इतनी गंदी बदबू उससे ज़्यादा हो गई थी कि उसको बर्दाश्त करना बिल्कुल बाहर हो गया था। मतलब उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा था, इतनी गंदी बदबू यहाँ हो चुकी थी। बट वो पंडित जैसे-तैसे करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो जब वो सिमरन को वहाँ देखता तो सिमरन एक कोने की दीवार पे चढ़ी हुई थी और वहाँ पे पता नहीं क्या मांस था उसके हाथ में और उसको वो खा रही थी वहाँ पे। और वो उसकी मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी कि मैं बोल रहा वो पता नहीं मर्दाना आवाज़ में वहाँ पे बोल रही थी कि मैं सिमरन को लेके जाऊँगा। मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बात सुनते ही ना अतुल का दिमाग मतलब घूम गया है कि मेरी बीवी को आखिर हो क्या रहा है और कौन उसको बोल रहा है कि मैं उसको लेके जाऊँगा। तो वो जो पुजारी वहाँ पे जो आया होता है ना, तो जो सिमरन थी जब कोने की दीवार पे चढ़ी हुई थी, वो एकदम उस पंडित के ऊपर गिरती है और गिरने के बाद उसके ना सर के ऐसे-ऐसे बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ के उसे नीचे ज़मीन में लिटा देती है। नीचे ज़मीन में लिटाने के बाद जो उसके सर के बाल थे ना उसको भी उखाड़ लेती है। हाथ में उसके जो पुजारी था उसके सर से इतना खून मतलब गिर रहा था। तो तभी वो पुजारी कहता है, वो जो तीनों को वो लाया हुआ था सिमरन के फादर को अतुल और अतुल के फादर को उससे कहता है फटाफट जाके तुम इसको पकड़ो। वो उसके हाथ-वाथ पकड़ लेते जैसे-तैसे करके पकड़ लेते क्योंकि सिमरन में अब शक्तियाँ ही पावर ही इतनी हो चुकी थी उसको सँभलने के बाहर थी और वो बिल्कुल। तो तभी वो जब पूरा सामग्री पूरी लगाते हैं वो पंडित और उसके हाथ में कोई काला सा धागा सा पहना देते हैं पता नहीं कोई मंत्र से था वो और मंत्र से जैसे ही वो उसको पहनाते हैं और शांत वो एकदम धीरे 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 शांत हो जाती है और जो उस कमरे से जो बदबू आ रही थी ना गंदी सी वो बदबू भी अब धीरे 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 गायब हो जाती है जो वहां पे जो चीज हुई थी ना अतुल और अतुल के फादर की समझ के बिल्कुल बाहर थी क्योंकि वो लोग इतने एजुकेटेड लोग थे जो उस चीजों में बिल्कुल नहीं मानते थे जो उनके सामने वो चीज हुई है वो उसको मानने से मना भी नहीं कर सकते थे और मान भी नहीं पा रहे थे वहां पे वो फटाफट वहां पे जो सिमरन थी जिसका खून जितना बह चुका हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि सिमरन का खून इतना ज्यादा बह चुका था उसके पूरे खून निकले जा रहा था उसको खून लेके जाता है जो पुजारी था जिसका सर से उसके बाल निकालते तो उसको भी फटाफट लेके जाते हैं उसकी वहां पे मरहम पट्टी होती है पूरा और सिमरन वहां पे एडमिट हो जाती है तो अतुल के दिमाग में ये था कि मेरी बीवी के साथ ऐसे आखिर हो क्यों रहा है क्या हुआ है मेरी बीवी के साथ तो वो उस पुजारी के पास जाता है उसी बात का पता लगाने के लिए तो वो तो अतुल उस पुजारी से पूछता है कि आखिर मेरी बीवी सिमरन के साथ ऐसा हुआ क्या है जो उसके साथ 12 सालों से ये काम हो रहा है तो वो जो पुजारी है ना वो उसको ये बताता है कि तुम्हारी बीवी पे एक कसाई जिन का राज है जो उसको हॉन्ट करता है और उसके साथ ये गलत करता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वो बोलते हैं क्या कसाई जिन क्या कैसे हुआ है उसके साथ तो वो पुजारी बताता है ये बात है जब उसकी बीवी 16 साल की थी ना तो जब सिमरन 16 साल की थी तो क्या था वो ट्यूशन जाती थी ट्यूशन के ना उसी रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान उसका पड़ता था तो कब्रिस्तान में पड़ता था तो वो नॉर्मली वहां से जाती थी तो जो उसकी मदर थी ना वो उसको हमेशा परफ्यूम लगाने से मना करती थी कि तुम बेटा परफ्यूम मत लगाओ अच्छा नहीं है तुम उसके रास्ते के बीच में परफ्यूम मत लगाओ तो सिमरन थी उनकी बात सुन लेती थी ठीक है ठीक है ठीक है तो एक बार क्या होता है सिमरन सुंदर ही बहुत थी कि उसको कोई भी देखता था ना तो वो देखता ही रह जाता था तो एक बार क्या होता है कि वो स्कूल से अपनी एक दोस्त के साथ वापस घर आ रही होती है तभी ना वो अपने पीछे अपने रास्ते के पीछे एक बहुत सुंदर आदमी को देखते हैं जो काफी ज्यादा सुंदर लंबा चौड़ा सा था बिल्कुल सुंदर था बहुत देखना और लंबा चौड़ा सा था तो सिमरन उसकी तरफ देखती है ना दो दो तीन तीन बार देखती है तो वो आगे की साइड जा रही होती है तो वो आदमी भी ना उसके पीछे 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 आ रहा होता है तो वो सिमरन कहती है अपनी दोस्त को यार ये आदमी मेरे पीछे क्यों आ रहा है जरा
देखिए, तो उसकी जो दोस्त होती है ना, वो बोलती है, "ओए तू उसके पीछे क्यों चल रहा है? चल, चल जा यहाँ से।" तो वो आदमी तब तो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन भी वही होता है। वो आदमी एक पेड़ के पास खड़ा होता है और सिमरन को बस देखे जा रहा होता है, देखे जा रहा होता है, देखे जा रहा होता है। सिमरन तब भी उस चीज़ को इग्नोर करती है और चली जाती है। सिमरन होती है अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और परफ्यूम लगा लेती है दोबारा से। और ट्यूशन से जैसे ही वो वापस आ रही होती है और उस दिन अनफॉर्च्यूनेटली उसकी दोस्त उसके साथ नहीं थी, वो ट्यूशन नहीं आई होती है। तो जैसे ही वो वापस आ रही थी ना, तो वो देखती है कि वो आदमी फिर से उसी की तरफ देख रहा है और उसकी तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और अब वो आदमी उसका पीछा करते-करते उसी घर तक आ रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जो जिन वगैरह चीज़ें होती है ना, तो वो इन परफ्यूम्स वगैरह से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। हमारी मदर से मना करती हैं कि बाल धोने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, परफ्यूम लगा के रात को नहीं निकलना चाहिए या फिर कोई मीठा खा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उस दिन वैसे ही वो परफ्यूम लगा के ना वैसे ही उससे बाहर आ रही होती है। तो तभी वो जो जिन होता है ना, वो उसको देखते-देखते उसके पीछे-पीछे आ रहा होता है। सिमरन डर जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो सिमरन होती है वो अपने चली जाती है और जब वो अपने घर चली जाती है ना, तब वो फटाफट अपने घर के जाके ना गेट बंद कर लेती है। गेट बंद करने के बाद अपने कमरे में जाती है और वो कहते हैं मैं सेफ हूँ, मेरे पास कोई नहीं देख रहा। पर वो जैसे ही जब खिड़की के पास जाती है ना, तो वो आदमी खिड़की के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो उसी को ही देखे जा रहा था। वो डर जाती है, यार ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने क्या कर लिया? वो नीचे जाती है, अपनी माँ को ये बात बताती है कि मम्मी ऐसे-ऐसे ना कोई आदमी मेरे पीछे कर रहा है। तो उसकी जब माँ बाहर जाके देखती है, तो कोई भी नहीं होता वहाँ पे। वो कहती है मम्मी यही था, बात मान उसकी मम्मी कहती है बेटा कोई भी नहीं है, घर के अंदर चलो। तो सारा चीज़ें हो जाती है, रात हो जाती है। रात होने के बाद वो आराम से सो जाती है। सोने के बाद वो उसकी आँख खुलती है, तो जैसे ही वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है ना, वो आदमी फिर से वहीं खड़ा हुआ था। वो इतना ज़्यादा डर जाती है, वो मतलब समझ ही नहीं पाती क्या हुआ है। वो अगले दिन फिर से ट्यूशन जाती है और ट्यूशन से जब वापस आती है, तो उस दिन भी उसकी दोस्त उसके साथ नहीं थी। वो जब जैसे ट्यूशन से वापस आती है, वो आदमी उसको फिर से दिखाई देता है और उससे कहता है, "मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ सिमरन, तुम प्लीज़ मेरी हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।" सिमरन को कुछ बात समझ नहीं आती, वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है। उसको कुछ भी वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तो वो जैसे ही घर जाती है, घर जाके वो अपने कमरे में ना बंद हो जाती है। कमरे में बंद होने के बाद ना उसको अजीब-अजीब सा फ़ील होता है और वो आदमी उसके सामने, उसके कमरे में उसके सामने वो आदमी खड़ा था और वो कहती है, "तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए?" तो वो बोलता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं जिन हूँ जो काफ़ी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया हूँ। जब तुम उस दिन परफ्यूम लगा कर आई थी, तो तुम्हारी खुशबू से ही मैं पागल हो गया था। तो वो कहती है और वो जो सिमरन थी ना, उसको उससे बदबू एक उसकी आ रही थी, माँस की गंदी बदबू उसको उससे आ रही थी और वो उससे कहती है, "तुम क्या हो? तुम जाओ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज़ चले जाओ यहाँ से", ये वो। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो कहता है, "मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा।" अब जो सिमरन थी, वो इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी, वो उससे कहता था कि मैं तुम्हें कुछ दिनों में अपने साथ ले जाऊँगा और अपने साथ अपनी दुनिया में तुम्हें रखूँगा। वो इन्हीं चीज़ों को सोचती रहती थी। उसका जो शरीर था बिल्कुल पतला-सा हो गया था, आँखों के नीचे डार्क सर्कल से काले धब्बे पड़ने लग गए थे उसको, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। उसको डर लगा रहता था कि वो जिन उसको ले जाएगा। उसके माँ-बाप को उसके लिए डर लगने लगा कि मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ? तो एक बार जो सिमरन होती है वो अपनी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उन सब चीज़ों से कि वो अपने माँ-बाप को बता देती है ये सारी बातें। तो उसके जो मम्मी-पापा थे वो फटाफट किसी पुजारी को उसके यहाँ बुलाते हैं। तो पुजारी जब वो उसका तंत्र-मंत्र करता है सिमरन का, तो उसको जो जिन था ना वो उसको ये बताता है कि मैं सिमरन से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और सिमरन के बिना नहीं रह सकता और तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो वो पुजारी वो क्या होता है कि नहीं तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये नहीं तेरे साथ रह सकती, ये तेरे जैसी नहीं है। पर वो जो जिन होता है वो एक बात उसकी नहीं सुनता, वो कहता है नहीं मुझे ये ही लड़की चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं इसको अपनी दुनिया में लेके जाऊँगा, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। तो वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं कुछ दिनों में इसके पास आऊँगा, होली के समय और इसको ले जाऊँगा।
वो ना क्या करता है, वो चला जाता है वहाँ से। तभी जो पुजारी था वो सिमरन के ना हाथ में काला धागा बाँध देता है और उसे कहता है कि तुम खोलना मत, अगर तुम खोलोगी तो वो दोबारा आ जाएगा। तो उसकी होली के टाइम पे वो नहीं आता, वो जो जिन होता है वो नहीं आता, उसकी होली सेफली चली जाती है। कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं, बीतने के बाद वो नहीं आता जिन। एक दिन वो जिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है सिमरन के, और सिमरन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि काला धागा तुमने बाँध लिया, तो क्या मैं तुम्हें नहीं पकड़ूँगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा अपनी दुनिया में और तुम इस काले धागे को हटा दो, वरना तो मैं तुम्हारे माँ-बाप को मार दूँगा। तो वो उस काले धागे को खोल देती है फिर से। खोलने के बाद ना वो फिर से परेशान रहना शुरू कर देती है। फिर से वो कमज़ोर, आँखों के नीचे काले धब्बे फिर से पड़ने चालू हो जाते हैं और वो उससे कहता है, अब तुमने अपने माँ-बाप को बताया तो मैं तुम्हारे माँ-बाप को फिर से मैं तुम्हारे माँ-बाप को मार दूँगा। वो अपने माँ-बाप को भी ये बात नहीं बताती, कुछ नहीं करती, बट उसकी माँ को ये बात समझ में आ चुकी थी। वो उसकी हालत देख के वो समझ चुकी थी कि इसके साथ फिर से बहुत बुरा हो रहा है। वो दोबारा उस पुजारी को बुलाते हैं और उस पुजारी को बुलाने के बाद उसके ऊपर एक तंत्र मंत्र होता है, जो उसको उसके बालों के अंदर ना, एक बालों के अंदर जो ये बाल होता है ना, इसके अंदर उसमें एक धागा सा उसको पहनाया जाता है। इस एक बालों के जो ये बाल होते हैं ना, इसमें उसको बाँधा जाता है एक को चीज़ को, और उससे कहा जाता है कि तुम कभी भी अपने बाल नहीं कटवाओगी, और अगर तुमने ये बाल कभी कटवाए, तो तुम्हें ये जिन हमेशा के लिए ले जाएगा। और पर ये जिन तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें हमेशा कोई भी जब फेस्टिवल, कोई भी बड़ा फेस्टिवल आएगा, ये जिन तुम्हारे पास फिर आएगा। तुम्हें अपने ये जो बाल हैं, जो इसकी चोटी, जो मैं तुम्हारे यहाँ पे धागा बाँध रहा हूँ, इसका तंत्र मंत्र तुम्हें मुझसे करवाना पड़ेगा। मैं ये करूँगा जिससे वो जो जिन है वो तुमसे बिल्कुल दूर रहा करेगा। तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आया करेगा, तुमसे बिल्कुल दूर रहा करेगा। तो वो मान जाती है इस चीज़ को कि ठीक होता है। तो वो 12 सालों से उसका तंत्र-मंत्र जो पूजा थी वो चली रही थी। बट जब उसकी शादी आती है, तो ये दोबारा वो गलती कर देती है। जब उसकी शादी आने वाली होती है, तो ये अपनी तैयार होने, जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी तैयार होने के लिए फेशियल ये वगैरह कराती हैं। तो ये गलती से जो इसका जो ग्रून अप कर रही थी वहाँ पे, जैसे तैयार वगैरह कर रही थी, वो गलती से इसके बाल यहीं से काट देती है, जिससे अब वो जिन इसके पीछे पड़ चुका था और अब इस पे बिल्कुल हेवी हो चुका था, इसके पीछे पड़ चुका था। बट अब उसने दोबारा से वो इसके वो बिल्कुल जो सही थी। चोटी थी, हाँ, उसकी बाँध दी थी वो, और बाँधने के बाद उसके अतुल को, उसके पति को ये बोला गया था, अब इसकी जो ये चोटी अगर खुल गई, तो अब वो दोबारा इसको ले जाएगा और कभी भी ये कभी वापस नहीं आएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये चली भी गई। तो भूल कर भी इसकी ये जो बाल की एक चोटी है, इसको खोलने मत देना, वरना ये हमेशा-हमेशा के लिए चली जाएगी, और यही बात बोल के वो पुजारी वहाँ से निकल जाता है। खत्म। तो अतुल को, और आज भी जो सिमरन है, उसका जो पति है, बिल्कुल सेफ है। सिमरन जो उसके पति है, अतुल है, उसकी उसने आज तक उसकी जो ये वाली चोटी है, कभी खोलने नहीं दी। उसकी बिल्कुल सेफ है, और आज सिमरन के 2-2 बच्चे हैं, उसकी बेटी भी है, उसका बेटा भी है, और वो बिल्कुल सेफली आराम से रह रहे हैं। और श्रुति की भी अब शादी हो चुकी, यही ये जो आराम से वो रह रही है, और श्रुति ने ये कहानी हमें शेयर करी आपको सुनाने के लिए। तो यही ये स्टोरी एंड होती है, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।